हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें हमारे चल रहा है चैप्टर नंबर इसका फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कुछ भाग हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आवेश क्या है, आवेशों के प्रकार, आवेश उत्पन्न होने का कारण और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया हमारे स्टार्ट हो चुकी थी। यानी हमारे पास टॉपिक था आवेशन की विधियां, यानी किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए हमारे पास में 3 विधियां थी, जिसमें हमारे पास में था घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन तथा प्रेरण द्वारा आवेशन। जिसमें घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया हमारे इससे पहले वाले भाग में हो चुकी है, जिसके अनुसार अगर हम ये समझें कि कोई 2 वस्तुएं हमारे पास में हैं और जब इन दोनों वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो वहां पर रगड़ने की वजह से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है स्थानांतरण, और उस वजह से वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है और वह वस्तु आवेशित हो जाती है। आज हमारे पास में उसकी नेक्स्ट जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। तो समझते हैं आज के टॉपिक को। चालन द्वारा आवेशन, आवेशन जो है वो किसी वस्तु को आवेशित करने की एक प्रक्रिया है। तो हमारे पास में देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो आप टॉपिक डाल लीजिए। हमारे पास में आवेशन की जो विधियां हैं उसमें दूसरे नंबर की जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये है हमारे पास में आज का टॉपिक चालन द्वारा आवेशन। बिल्कुल आराम से समझते हैं पूरे टॉपिक को। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, किस प्रकार से व्यवहार में ये हमारी यूज होती है उसके बारे में भी समझेंगे। तो चालन द्वारा आवेशन, तो प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं कि जब भी कोई चालक वस्तु होती है तो उस चालक वस्तु में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे हम घर्षण की विधि को हमने समझा था कि वहां पर कोई 2 वस्तुएं होती हैं, उनको आपस में रगड़ा जाता है। यहाँ पर भी कोई 2 वस्तुएं होंगी, उन दोनों वस्तुओं को प्रत्यक्ष एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, यानी उनको स्पर्श कराया जाता है। जिसमें हमारे पास में ये होती है कि एक वस्तु इसमें आवेशित होती है और एक वस्तु जो है वो अनावेशित होती है। यहाँ पर हमारे पास में एक धातु की छड़ है, एक हमारे पास में कोई दूसरी धातु की वस्तु है या कोई गोला है मान लीजिए। तो जब हमारे पास इस धातु की छड़ को, जो कि ऑलरेडी आवेशित है, उस धातु के गोले से जो कि अनावेशित था, उसके जब हम स्पर्श कराते हैं तो इस वस्तु का जो आवेश है वो इसमें पहुंच जाता है, और उसके चालक होने की वजह से, धातु का होने की वजह से इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वो आवेश फैल जाता है। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा लेते हैं इसके बाद में। पहले यहाँ पर हम समझते हैं एक पॉइंट के द्वारा। तो हमारे पास में एग्जाम्पल हम पहले ले रहे हैं, फिर उसके सारांश से हम समझेंगे इसकी परिभाषा को। तो आप एग्जाम्पल को बिल्कुल आराम से समझिए कि क्या प्रक्रिया यहाँ पर जनरेट हो रही है, किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, उसको आप यहाँ पर समझिए। माना कि हमारे पास में यहाँ पर एक धातु का गोला है, एक धातु का गोला है, जिसे कि मान लीजिए किसी कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, ताकि जब ये आवेशित हो तो यहाँ पर इस स्टैंड की वजह से इसका आवेश पृथ्वी में नहीं जा पाए। यह हमारे पास में एक धातु का अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला है। आप डायग्राम खुद से भी बनाना, यहाँ पर अनावेशित गोला है ये हमारे पास में अनावेशित चालक गोला, इसको मैं बोल सकता हूं, यानी ये चालक वस्तु है। इसमें अगर आवेश आता भी है इसके पृष्ठ पर तो आवेश उस एक स्थान पर नहीं रहेगा, बल्कि उसके संपूर्ण भाग के ऊपर फैल जाएगा, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा आवेश। अब हम यहाँ पर एक धातु की छड़ लेते हैं और उस धातु की छड़ पर मान लीजिए कि ऋणावेश है। क्लियर है? आप धातु की छड़ भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पर एक कोई दूसरा ऐसा ही चालक गोला ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास में आवेशित है। मैं यहाँ पर कोई दूसरा चालक गोला ले सकता हूं, आप चाहे तो वहां पर एक धातु की छड़ भी ले सकते हैं। ये दोनों गोले जो है वो चालक हैं, एक अनावेशित है और ये चालक गोला जो है वो आवेशित है। आवेशित चालक गोला है ये। आप इस आवेशित की जगह कोई धातु की छड़ भी ले सकते हो जो आवेशित है।
अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक जो गोला है वो तो है आवेशित और एक है अनावेशित। तो हमारे पास ये चालन की प्रक्रिया के द्वारा हम इस अनावेशित वस्तु के ऊपर भी आवेश उत्पन्न करना चाहेंगे। ये है हमारे पास इसका प्रोसेस। यहाँ पर मान लीजिए ये जो चालक गोला है इस पर जो आवेश है वो आप धनावेश भी ले सकते हो और ऋणावेश भी ले सकते हो। तो मान लीजिए इसके ऊपर ऋणावेश है, यहां पर ऋणावेश है। एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है। चाहो तो आप इसके प्रोसेस को लिख भी सकते हो। इस सर्वप्रथम हमने यानी नंबर फर्स्ट स्टेप डाल के आप लिख सकते हो। इस सर्वप्रथम हमने दो धातु के चालक गोले लिए हैं जिनमें P गोला ऋणावेशित है जबकि Q गोला अनावेशित है, यानी उसके ऊपर आवेश नहीं है लेकिन है धातु का गोला है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इन दोनों गोलों को यहाँ पर स्पर्श कराते हैं। यहाँ पर P गोले के ऊपर ऋणावेश है और Q गोले के ऊपर कोई ऋणावेश या धनावेश फिलहाल मौजूद नहीं है। हर वस्तु के अंदर तो आवेश वाला गुण होता है लेकिन अब इसके ऊपर शो नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि ये भी आपके धातु का गोला है, ये भी आपके पास में धातु का गोला है, इसका मतलब इसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है। आप यहाँ पर सोचिए कि होगा क्या। यहाँ पर पहले ये जो ऋणावेश था वो इस पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल रहा था। जैसे ही अब इसके टच हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो ऋणावेश यहाँ पर है, ऋणावेश का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा है और धनावेश का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। क्लियर है। धनावेश का कतई मतलब ये नहीं है कि वहां पर प्रोटॉन गति करेंगे। किसी भी वस्तु के अंदर आवेश का जो प्रवाह होगा यानी आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो आने और जाने का जो प्रोग्राम है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। धनावेश का मतलब ये होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जा सकते हो। अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है, जैसे मान लो इसके ऊपर ऋणावेश है, तो इसका मतलब है कि इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब यहाँ पर हमारे पास में ये माइनस है, इस संपर्क वाले पे जैसे ही माइनस आएगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाता है। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर पहुंचा है जो कि पहले से धातु है, तो हमारे पास ये चालक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके पूरे पृष्ठ पर आसानी से घूम सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। सीधा सा मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए साइड में से एक जगह और मिल जाती है। पास मात्रा बराबर होगी तो यहाँ पर आने जाने का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो जाती है। चालक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे पर फैल जाते हैं। अगर ये कुछ चालक वस्तु होती तो जहां स्पर्श कराया जा रहा है सिर्फ आवेश वहीं पर ही मौजूद होता, पूरी वस्तु पर आवेश नहीं होता। थर्ड स्टेप में अब आप क्या करोगे कि अब इन दोनों को पुनः थोड़ा सा अल्प विस्थापित कर देते हैं। पहले से दोनों अल्प विस्थापित थे, अब स्पर्श कराया, स्पर्श कराने के बाद क्या हुआ कि आवेश का इसके ऊपर भी वितरण हो गया। अब इन दोनों को वापस कर देते हैं अलग। तो जैसे ही वापस अलग करेंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इन वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। इसका मतलब ये अगर इधर आना चाहेगा तो ये वाले इनको प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब जो आवेश इसके ऊपर आ चुका है वो उसी पर रहेगा और जो आवेश इसके ऊपर है वो इसी पर रहेगा। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये अब इनके ऊपर आवेश आ जाता है। यहां से आपके कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्यू गोला जो था, इस क्यू गोले के ऊपर प्रारंभ में कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन अब लास्ट की प्रक्रिया में देखिए कितना आवेश आ रहा है आपके पास, -4 साइन आ रहे हैं। क्लियर है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, इनको आपस में स्पर्श कराने के कारण। और जैसे स्पर्श कराया तो यहाँ पर ये वस्तु चालक थी, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों का हो गया इसमें चालन, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से एक अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। क्लियर है। ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, इस एग्जाम्पल से हम यहाँ पर अब चालन द्वारा आवेशन की क्या प्रक्रिया होगी उसको बनाते हैं। चालन द्वारा आवेशन जो है वो किसी वस्तु को आवेशित करने की एक प्रक्रिया है। तो परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ से इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है। अब आवेशित और अनावेशित वस्तुओं को आपस में कराया जाता है स्पर्श। स्पर्श कराने की वजह से ये दूसरी जो अनावेशित वस्तु थी वो भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और उस पर जो आवेश है वो आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का ही जनरेट होता है। यानी जो आवेशित वस्तु थी जिस पर जिस प्रकृति का आवेश था उसी प्रकृति का आवेश इस अनावेशित वस्तु पर भी आ जाता है।
यह जो प्रोसेस हुआ है इसी को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। क्लियर है? तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श करके समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को या उत्पन्न करना ही चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा कर लीजिए नोट, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो आप यहां पर पहले लिख लीजिए परिभाषा और उसके बाद में आप ये उदाहरण दे सकते हैं। हमने उदाहरण पहले लिया है कि इस प्रोसेस से हम इसकी परिभाषा बनाएं, तो आप यहां पर इसकी परिभाषा बना लीजिए। किसी, आप साथ के साथ लिख लीजिए, किसी आवेशित वस्तु द्वारा, किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को स्पर्श करके समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ये हो गई प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा। ये तो हो गई इसकी परिभाषा और ये हो गया इसका उदाहरण। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा कि एक आवेशित वस्तु ली है, एक अनावेशित वस्तु ली है, दोनों को स्पर्श कराया है। तो हमारे पास जैसे ही इसको स्पर्श कराएंगे तो इसका जो आवेश होगा वो इसके टच होगा और जैसे ही वो टच होगा तो आवेश दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि दोनों पर बराबर मात्रा का आवेश नहीं हो जाता है। दोनों को अलग करेंगे तो ये इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा और ये वाला इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, क्योंकि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। जबकि किसी कुचालक वस्तु को अगर हम आवेश देते हैं, जैसे सरकंडे की गोली को हमने किसी रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ को स्पर्श कराया था तो वह आवेश उसी स्थान पर था जिस स्थान पर उसको आवेश दिया गया था। क्लियर है? ये हो गए हमारे पास में चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कंप्लीट। इसके द्वारा आप एक सारांश और निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब भी आवेशन की प्रक्रिया में चालन विधि का आप उपयोग करोगे तो इस चालन विधि में जो हमने आवेशित वस्तु ली थी उसके आवेश में हमेशा कमी होती है। उसके आवेश में हमेशा क्या होती है? कमी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस के 8 साइन बने हुए थे, जबकि यहाँ पर अब हमारे पास में आवेशित वस्तु के कितने साइन बने हुए? 4 साइन ही बने हुए। यानी लास्ट में हमारे पास दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस पॉइंट पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जिसमें कई बार ये बोल दिया जाता है कि एक कोई आवेशित वस्तु है जिस पर मान लीजिए 5 कूलाम आवेश है, दूसरी जो वस्तु है उस पर पहले से 3 कूलाम आवेश है, दोनों को एक दूसरे के स्पर्श कराते हैं। तो जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो इसका मतलब चालन वाली विधि होगी, आवेशों का आना जाना लग जाएगा और तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता। तो इस पर आवेश था 5, इस पर आवेश है 3, दोनों को स्पर्श कराया फिर अलग अलग कर दिया, तो अब आवेश कितना बचेगा? दोनों पर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का क्या ले लेंगे? हम औसत ले लेंगे। तो 5 + 3/2 यानी 4 इस पर और 4 इस पर हो जाएगा। लास्ट में दोनों वस्तुओं पर आवेश आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ पर आवेश जो है वो 0 है, यहाँ पर आवेश एक तरह से मान लीजिए 8 है माइनस का, तो माइनस का 8 और 0 आपके पास माइनस का 8 बटे में हो गया 2, तो आपके आंसर हो गया -4। तो -4 बराबर बराबर मात्रा का आवेश होता है चालन विधि के द्वारा। और आवेशित वस्तु के आवेश में यहाँ पर क्या होती है? कमी होती है। तो इस चालन विधि द्वारा किसी भी वस्तु को जो आवेश मिलता है वो स्थायी रूप से मिलता है, क्योंकि हमारे पास इसके आवेश में कमी हो गई और इसका आवेश इस पर पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रक्रिया में अगर आपको थोड़ा सा एक चीज और समझ में आ रही हो तो ध्यान दीजिए। इस वस्तु पर एक तरह से -8 है,
इस पर 0 है, तो टोटल दोनों का टोटल कितना होगा, -8। फाइनल के बाद में देखिए अभी भी -8 ही है, यानी ये जो बीच में जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, इस प्रक्रिया से पहले आपके पास जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इस प्रक्रिया के बाद भी होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी प्रक्रिया से पहले टोटल आवेश और प्रक्रिया के बाद में टोटल आवेश आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी राशि को हम संरक्षित राशि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक पॉइंट ये समझ में आ जाता है कि आवेश एक संरक्षित राशि होती है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक, चालन द्वारा आवेशन। परिभाषा आपके सामने, उदाहरण आपके सामने है। तो इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर फिजिक्स के जो भी टॉपिक हो रहे हैं उन सभी टॉपिकों को एक बेसिक लेवल से उठाकर कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेरण वाली प्रक्रिया एक और शेष बच जाती है, तो चालन और प्रेरण में हमारे पास एक थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। तो नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। कंप्लीट अगर आपका टॉपिक हो रहा है तो आप इसको अन्य साथियों को भी शेयर जरूर कीजिए तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए आज के टॉपिक को। नेक्स्ट में देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन।